नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन। कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में खुशी की लहर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे। मई में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में ध्वस्त किए थे जैश और लश्कर जैसे आतंकियों के लॉन्च पैड। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एलॉन मस्क से बातचीत से साफ इंकार। ताजा विवाद के कारण सीनेट में टैक्स से जुड़ा बिल पास कराने की कोशिशों को झटका। ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज। प्रधानमंत्री ने की सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। कहा कि सद्भाव को प्रेरित करे ये अवसर। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल आज। सबलेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती। तो वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्कराज होंगे आमने सामने। और समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जम्मू कश्मीर दौरे की कुछ विशेष झलकियां सामने आई हैं, जिसमें वो चिनाब ब्रिज और अंची ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर किया है। पीएम ने कहा है कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। वंदे भारत ट्रेन के नियमित संचालन से कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दी। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे आज 1 महीना पूरा हो गया है।
22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिसमें बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था, जबकि मुरीदके में मौजूद लश्कर के आतंकी ठिकानों पर भी ऐसा प्रहार हुआ कि कई आतंकी भी इसमें मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ POK और आतंकवाद पर ही बात होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत सभी प्रमुख शहरों में विशेष नमाज अदा की गई। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना समेत कई जगहों पर सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे और देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये त्योहार बलिदान, आस्था तथा अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर समाज और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति और ताने बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री को भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक के दौरान हुई चर्चा की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध हमेशा से भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक मजबूत भारत मध्य एशियाई साझेदारी समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सभी मध्य एशियाई देशों के नेताओं को भारत में आयोजित होने वाले द्वितीय भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी खबरें। पिछले 11 सालों में देश में खेल के न सिर्फ ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसके लिए खेल जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां एक स्वर में मानती हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिली है। भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चालू कर रखी है 11 साल से, टॉप्स और खेलो इंडिया, इससे मतलब हर एक प्लेयर को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। लास्ट 11 साल में हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। जैसे खेलो इंडिया स्कीम और टॉप स्कीम के तुरंत हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अपग्रेड दिखाई दिया, जिस कारण मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे स्कीम निकालने के लिए, और जिससे कारण एथलीट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ। जैसे नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में,
फिर कंटिन्यू सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में, और पेरिस ओलंपिक्स में हमारी इंडियन कंटीजेंट ने 6 मेडल जीत के बहुत सारा बच्चों की इंस्पायर बने। मैं चाहती हूँ ऐसे ही वो लोग आगे काम करते रहे और एथलीट के साथ रहे। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। खास करके मैं खेलों की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है। पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल जीत के भारत ने विकसित राष्ट्रों को भी पछाड़ दिया और मेडल टैली में 18वें नंबर पे आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई करते हैं, मेडल जीतने पे उनसे बातें करते हैं, इससे क्या गरीब किसान मजदूर का जो बेटा बेटी खेल के मेडल जीतता है तो उनका बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। मैं भारत सरकार द्वारा पिछले 11 सालों में किए गए खेलों को बढ़ावा के लिए जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। इसलिए जो है 11 साल में हमारा रेसलिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, हॉकी, कई गेम है जिसमें भारत को मेडल लगातार मिलते रहे। ये सिर्फ भारत सरकार के द्वारा किया गया जो खेलों के लिए जो कार्य है उसी के द्वारा जो है ये काम हुए हैं। और अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां थानों न्याय पंचायत के अंतर्गत पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट यानी कि चारपाई पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। खाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गाँव-गाँव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पाववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहाँ काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे।
पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के गया जिले में वजीरगंज में स्थित आंखों का एक निजी अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दुर्गम स्थान पर होने के बावजूद यहां बड़ी संख्या में मरीज मोतियाबिंद के इलाज के लिए आए हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने अस्पताल के संस्थापक से लेकर लाभार्थियों तक से बातचीत की है। हम गया नवादा रोड पर स्थित वजीरगंज में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है लोकनायक जयप्रकाश आंख अस्पताल। ये वही अस्पताल है जिसे गांव के बीचों बीच बनाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर लोग कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं आयुष्मान योजना का। इस अस्पताल के मुख्य द्वार पे आप देख सकते हैं, खास तौर पर बोर्ड लगा हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और लिखा है कि 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। अस्पताल के अंदर एक आयुष्मान भारत योजना के लिए खास तौर पर कार्ड बनाने के लिए एक रूम बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोग मौजूद हैं। बात करते हैं किस तरह से जिन लोगों का नहीं बना होता आयुष्मान कार्ड। सबसे पहले हम उनसे आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड से हम BIS पे जाकर के चेक करते हैं। अगर उनका नाम वहाँ पे रहता है तो कार्ड बनाते हैं। अगर या तो कार्ड बना हुआ होता है या कार्ड बनाने की प्रक्रिया होता है। अगर कार्ड नहीं बना हुआ होता है तो हम लोग उनका KYC करते हैं। लगभग कितने आयुष्मान कार्ड बना लेते हैं आप यहाँ पर? सर प्रतिदिन लगभग 30-35। हमारे साथ सतीश गिरिजा जी मौजूद हैं, बात करते हैं। लगभग सीजन में 200 से 250 लोग यहाँ आते हैं। डेली जो है हम लोग 30 सर्जरी आयुष्मान कार्ड के धारकों को करते हैं। किस तरह की मशीनें यहाँ लगाई गई? यहाँ पे जो है आँख जांच के जितनी तरह की मशीन, स्लिट लैम्प, विट्रोटोमी मशीन, ग्रीन लेजर, OCT और जितनी तरह की इक्विपमेंट, सारी इक्विपमेंट हमारे यहाँ है। आपके हॉस्पिटल में कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि गांव के बीचों बीच ये एक हॉस्पिटल? सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है कि मरीजों का जो है यहाँ आवागमन बढ़ गया है। उनका जो इनफ्लो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि फ्री सर्जरी होती है, कहीं एक पैसा नहीं लगता है। डॉक्टर नीतू कुमारी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मोतियाबिंद के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट है। सिंस ये पेरीफेरी में हॉस्पिटल, तो आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे ओल्ड एज में हैं जिनका डिफ़िकल्टी इन विज़न होता है। रोजाना एक दिन में टोटल 30 आयुष्मान सर्जरीज होती हैं और पेशेंट ऑलमोस्ट 40 के पेशेंट होते हैं, 40 पेशेंट होते हैं। अगर किसी का आयुष्मान ना हो सके तो उसे हम DBSS में कन्वर्ट कर देते हैं। आयुष्मान कार्ड के कुछ लाभार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। फ्री सब कुछ मिल रहा है, फ्री खाना मिल रहा है, फ्री गाड़ी मिल रहा है, फ्री और कुछ मिल रहा है, फ्री सुतने के मिल रहा है, तो उसी के लिए हम लोग तैयार हो। आयुष्मान कार्ड यहाँ बन गया है, बना है, कागज बना है। उस कार्ड के बनने के बाद क्या क्या फायदा मिला? क्या फायदा है? आँख का फायदा मिला। प्रधानमंत्री के धन्यवाद कहेंगे, फ्री आँख बन गया, धन्यवाद। मोदी जी धन्यवाद करते हैं, अब क्या करेंगे। हम लोग को बहुत छूट दिया, सब चीज दिले है आज तक। हाँ, फ्री राशन पासन सब कुछ फ्री है। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इनका निःशुल्क आँखों का इलाज हुआ है और बार बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, गया, बिहार। और कनाडा की ओर से भारत को G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर PM ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क J. कार्नी से फोन पर बातचीत करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने पर आभार जताया। PM ने कहा कि भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र है और दोनों देशों के बीच गहरे जन संबंध हैं। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। सम्मेलन में मुलाकात का इंतजार है। शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानकिस में 15 से 17 जून के बीच होगा। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत को आमंत्रित करना समूह के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है।
प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के सदस्य क्रिस वैन हॉलैंड के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी दी और साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। तो वहीं अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत कार्य तेजी से जारी है। आज सुबह भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से उड़ान भरी और चार्टन के लिए आवश्यक राहत आपूर्ति पहुंचाई। हेलीकॉप्टर 1300 किलोग्राम राहत सामग्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 5 अधिकारियों को लेकर गया और वहां से सेना के जवानों को पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर वापस लाया। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 4.4 लाख रह गई है। तो वहीं बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या भी कम होकर करीब 1296 हो गई है। चंबन राजस्व मंडल अभी भी बाढ़ की चपेट में है। श्रीभूमि जिले में सबसे ज्यादा 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और इसके अलावा 5 नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बचाव अभियान तेजी से जारी है। शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 328 राहत शिविर स्थापित किए गए। तो वहीं मौसम विभाग ने त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों में भी बुलंद हौसला कैसे बनाए रखना चाहिए, ये असम के इन बाढ़ प्रभावित बच्चों से सीखा जा सकता है। भारत में एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है। लाइसेंस को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद देश के दूर दराज इलाकों में भी तेज इंटरनेट उपलब्ध मुहैया कराया जा सकेगा। कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से लाइसेंस का मिलना स्टारलिंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देश की एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के तहत स्टारलिंक को GMPCS उपग्रह सेवाएं, VSAT सेवाएं और श्रेणी A ISP सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलॉन मस्क के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उन्हें एलॉन मस्क से बात करने में कोई रुचि नहीं है। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है कि जब माना जा रहा था कि दोनों के बीच निजी तौर पर बातचीत हो सकती है। तो वहीं इससे पहले एलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित कर और व्यय विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे गैर जरूरी खर्चों से भरा हुआ बताया। ट्रंप का दावा है कि ये बिल $1.6 ट्रिलियन की बचत करेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाएगा। ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है और सीनेट में इस पर चर्चा होनी है। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। ये मैच बेलारूस की एरिना साबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गॉफ फाइनल में पहुंची हैं। वह साल 2022 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। साबालेंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गॉफ को हराया था। इस बार उन्होंने गत विजेता और 4 बार की चैंपियन ईगा स्वातिक को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और किसी भी योगासन से पहले किया गया ओम का उच्चारण कैसे किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप इस रिपोर्ट को खास तौर पे ध्यान से देखिए और हमें अनुमति दें। नमस्कार।
शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह लोकोक्ति बताती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे मस्तिष्क के भी स्वस्थ और सक्रिय रहने की संभावना होती है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि विरचित योग सूत्र में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपाय बताए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्रम में ओंकार के उच्चारण की महिमा विश्वविख्यात है। किसी भी योगासन के पूर्व में किया गया ओंकार का उच्चारण योगाभ्यास के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है, जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाता है और साथ ही ओम का जाप ध्यान को केंद्रित करने, चिंता को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि श्रद्धा और ध्यान की भावना उत्पन्न होती है, जिससे अभ्यास करने वाले को सचेत अवस्था में भी जाने में मदद मिलती है। माना जाता है कि यह ओंकार की ध्वनि मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य को स्थापित करती है। योग सूत्र में तस्य वाचकः प्रणवः यह कहकर साधन रूपी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप में ओंकार की महत्ता प्रतिपादित हुई है। ओंकार का उच्चारण व्यक्ति में एकाग्रता की स्थिति को बढ़ाकर उसकी मनस्थिति को शांति पथ पर ले जाता है, जिससे व्यक्ति सकल विश्व कल्याण हेतु प्रयासरत होता हुआ स्वयं के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग को उद्घाटित करता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज।